नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पर गौर कर रहे हैं। क्या हमारे फेफड़े मतलब अगर वो डैमेज हो जाएं, तो क्या वो वाकई खुद को ठीक कर सकते हैं? हमारे पास एवरब्लिंक हेल्थकेयर का एक लेख है जिसका टाइटल है फेफड़ों का कायाकल्प, नई सांस, नया जीवन। देखिए, जो पारंपरिक इलाज है वो अक्सर क्या करते हैं, लक्षणों को संभालते हैं, शायद बीमारी को धीमा कर दें, पर जो नुकसान हो चुका है उसे पलटते नहीं है ना। लेकिन ये लेख इशारा कर रहा है कि विज्ञान अब मरम्मत की तरफ देख रहा है, मतलब असली पुनर्जनन। ये उन लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद है जो सीओपीडी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस या फिर पोस्ट कोविड की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इसे थोड़ा और। दुनिया भर में देखें तो करीब 30 करोड़ से ज्यादा लोग फेफड़ों की बीमारियों से परेशान हैं। सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों में वो निशान बन जाना जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं, लगातार सूजन, ये सब जिंदगी मुश्किल बना देते हैं। और कोविड के बाद तो ये फाइब्रोसिस वाले मामले और बढ़ गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो नुकसान है, ये जो निशान है, इन्हें मिटाया जा सकता है? लेख में जो पहला रास्ता बताया गया है वो है लंग टिश्यू इंजीनियरिंग। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, फेफड़ों को दोबारा बनाना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वाकई एक कमाल का उभरता हुआ क्षेत्र है। वैज्ञानिक असल में कर क्या रहे हैं, वो एक तरह का जैविक ढांचा तैयार कर रहे हैं। बायोस्कैफोल्ड कहते हैं इसे। ये ढांचा फेफड़ों की जो अपनी बनावट होती है ना, उसकी नकल करता है। फिर इस ढांचे पर फेफड़ों की खास कोशिकाएं लगाई जाती हैं, जैसे एपिथेलियल कोशिकाएं, एंडोथीलियल कोशिकाएं। मकसद ये है कि ऐसा ऊतक बने जो गैस एक्सचेंज कर सके, जैसे हमारे फेफड़े करते हैं। अभी देखिए, प्रयोगशाला में पूरा का पूरा फेफड़ा बनाना तो हाँ, वो अभी दूर की बात है। पर ये जो इंजीनियर किए हुए ऊतक है ना, इनसे बीमारियों को समझने में और नई दवाओं के असर को परखने में बहुत मदद मिल रही है। ये हमें एक तरह से प्रत्यारोपण लायक फेफड़े बनाने के एक कदम और करीब ला रहा है। अच्छा, तो ये तो हुआ ढांचा बनाने की बात, पर उस ढांचे पर सही कोशिकाएं भी तो चाहिए होंगी ना? यहीं पर शायद स्टेम सेल का रोल आता है। लेख में इनके बारे में क्या बताया गया है? कि त्वचा की कोशिका से बनाया जा सकता है और फिर उन्हें रीप्रोग्राम करके फेफड़े की खास कोशिका बनने के लिए तैयार किया जा सकता है। इनमें आप कह सकते हैं गजब की क्षमता होती है। ये फेफड़ों की जो कोशिकाएं मर गई हैं या खराब हो गई हैं, उनकी जगह ले सकती हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ये सूजन को भी कम कर सकती हैं। और सूजन फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों में एक बड़ी समस्या है। ओह अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ रिपेयर ही नहीं कर रही, बल्कि जो बीमारी का माहौल है उसे भी सुधार रही हैं। हाँ बिल्कुल, यही इनका एक बड़ा फायदा है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में जहाँ वो हवा की छोटी छोटी थैलियाँ एल्वियोली खराब हो जाती हैं, या फिर कोविड के बाद जो फेफड़ों पर निशान रह जाते हैं, उन मामलों में ये स्टेम सेल एक बड़ी उम्मीद जगाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं इनके, शुरुआती नतीजे भी मतलब आशाजनक हैं। लेकिन हाँ, जैसा हर नई तकनीक के साथ होता है, यहाँ भी कुछ चुनौतियाँ हैं, कुछ सवाल हैं। जैसे कि क्या इनसे आगे चलकर ट्यूमर बनने का कोई खतरा है, लंबे समय में ये कितनी सुरक्षित रहेंगी, इन पर अभी सावधानी से काम करना जरूरी है। समझ गई। तो ढांचा हो गया, कोशिकाएं आ गईं, पर क्या हम और भी बारीक लेवल पर मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर कुछ कर सकते हैं? लेख में इसका भी जिक्र है शायद। हाँ बिल्कुल है, और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, सिर्फ ढांचा और कोशिकाएं ही काफी नहीं है। आणविक मरम्मत यानी मॉलिक्यूलर रिपेयर भी बहुत अहम है। इसमें कई अलग अलग तरीके शामिल हैं। एक तो है जीन थेरेपी, मतलब अगर कोई खराब जीन है जो बीमारी पैदा कर रहा है तो उसे ठीक करना, या फिर कोई ऐसा मददगार जीन डालना जो फेफड़ों की मरम्मत में मदद करे। दूसरा है एंटीफाइब्रोटिक दवाएं, जैसे पिरफेनिडोन और निंटेडिनिब। ये तो पहले से इस्तेमाल हो भी रही हैं। ये दवाएं क्या करती हैं, ये फेफड़ों में जो निशान बनने की प्रक्रिया है ना, उसे धीमा करती हैं। जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं ना, वैसा ही कुछ। अच्छा, और आपने नैनो मेडिसिन का भी जिक्र किया था या लेख में था, वो क्या चीज है? हाँ, नैनो मेडिसिन, इसका मतलब है बहुत ही छोटे, मतलब नैनो आकार के कणों का इस्तेमाल करना। इन कणों के जरिए दवा या जेनेटिक मटेरियल को सीधे फेफड़ों की बीमार जगह तक पहुंचाया जाता है। सोचिए जैसे एक एकदम सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल हो। इससे फायदा ये होता है कि दवा सीधे वहीं काम करती है जहां जरूरत है, और शरीर के बाकी हिस्सों पर उसके बुरे असर कम होते हैं। अरे वाह! तो ये तो कमाल है।
मतलब ये सारे अलग अलग तरीके, टिश्यू इंजीनियरिंग, स्टेम सेल और ये मॉलिक्यूलर रिपेयर वाले तरीके, ये सब मिलकर काम कर सकते हैं? बिल्कुल, यही तो सबसे शक्तिशाली बात है। ये अलग अलग पहेली के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि बीमारी पर कई तरफ से हमला किया जा रहा है। ये सब मिलकर फेफड़ों को ठीक करने का एक ज़्यादा असरदार, एक ज़्यादा शक्तिशाली तरीका बना सकते हैं। और ये हमें उन बीमारियों के इलाज की उम्मीद देते हैं जिनका पहले सच कहें तो कोई पक्का इलाज था ही नहीं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो फेफड़ों के स्वास्थ्य की पूरी तस्वीर बदल रही है। अब बात सिर्फ नुकसान को कंट्रोल करने की नहीं रही, बल्कि उसे ठीक करने की, उसे पलटने की हो रही है। टिश्यू इंजीनियरिंग, स्टेम सेल, आणविक मरम्मत, ये सब मिलकर वाकई नई राहें खोल रहे हैं। हाँ, उम्मीद तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करते हुए एक जरूरी सवाल भी है जिस पर सोचना चाहिए। जैसे जैसे ये शक्तिशाली इलाज लैब से निकलकर क्लिनिक तक यानी आम लोगों तक पहुंचेंगे, समाज के तौर पर हमें ये कैसे सुनिश्चित करना होगा कि इनका फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित न रह जाए, कि ये सभी जरूरतमंदों तक पहुंच सकें, नैतिक रूप से और जिम्मेदारी के साथ। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक चुनौती नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ विज्ञान की बात नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी की बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।